नमस्कार साथियों, मैं नीरज कांति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एनके ग्लोबल एजुकेशन पर। साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो मध्यकालीन समाज है, स्पेसिफिकली 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में राजाओं के द्वारा जो हमारा आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, स्पेसिफिकली बिल्डिंग्स के संदर्भ में उसका डेवलपमेंट किया गया। तो सबसे पहले एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार है उसका। आप यहाँ पर कुतुब मीनार का जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी बिल्डिंग के ऊपर जो बालकनी बनी हुई है उसका आप यहाँ पर डेकोरेटेड वर्जन देख सकते हो। बेसिकली ये जो कुतुब मीनार है यह हमें 5 स्टोरी बिल्डिंग देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर यहाँ पर स्थापित की गई है, महरौली के अंदर। ठीक है, इसी के साथ साथ इस पूरे के पूरे कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से स्टार्ट किया गया था। इसके पहले मंजिल की जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के माध्यम से किया गया, और उसके बाद की जो बिल्डिंग्स है वो इल्तुतमिश के द्वारा यहाँ पर 1229 में पूरा किया गया। इसके बाद भी ये जो बिल्डिंग है इसका मेंटेनेंस, यानी ये जो मीनार है इसका मेंटेनेंस अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोधी, इन सभी के माध्यम से किया गया। लेकिन हमें यहाँ पर बेसिक फोकस करना है इसके आर्किटेक्चर के ऊपर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कुतुब मीनार दिल्ली के महरौली में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। 1199 में इसको शुरू किया गया और यहाँ पर लगभग 1229 में यह कंप्लीट होता है। इसी के साथ इसके ऊपर स्मॉल आर्चेज आप देख रहे हो और जियोमेट्रिकल जो डिज़ाइन है वो हमें यहाँ पर बनते हुए नज़र आते हैं। इसी के साथ 2 बैंड इंस्क्रिप्शंस हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पूरा पोर्शन हो गया, ठीक है, और इसी के साथ ये सर्कल नुमा एक पोर्शन हो गया। दोनों ही पोर्शन क्या है, एक सिंगल इंस्क्रिप्शन को यहाँ पर चारों तरफ बनाया गया है। ठीक है, तो ये जितना भी चारों तरफ देख रहे हो इसके ऊपर इंस्क्रिप्शन खुदे हुए हैं, बेसिकली यहाँ पर अरबिक लैंग्वेज में, पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अरबिक लैंग्वेज के ऊपर यहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन भी हमें देखने को मिलता है, जो कि मीनार के सरफेस के ऊपर बनाया गया है और स्पेसिफिक एंगुलर के आधार पर पूरे मीनार पर यह बनाया गया है। और इस तरह की कार्विंग करने के लिए हमें एक स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन या स्किल्ड एक प्रकार से वर्क फोर्स की वहाँ पर हमें प्रेजेंस नज़र आती है, कि हमें देखने को मिलता है 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में भी जो राजा हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स बनवा रहे थे, जिसके लिए स्किल्ड एक प्रकार से क्राफ्टमैन की यहाँ पर ज़रूरत पड़ा करती थी। आमतौर पर ये 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के अंदर जो शासक हैं उनके द्वारा फोर्ट का यानी किलों का निर्माण किया जा रहा था, पैलेसेस यानी महल का, गार्डन रेजिडेंस और टोम्ब यानी एक प्रकार सा मकबरा। इसी के साथ साथ सेफ एंड प्रोटेक्टेड ग्रैंडियोस पैलेस, ठीक है, और रेस्ट हाउस, और इसी के साथ साथ अदर प्रकार की जो चीज़ें हैं जो राजाओं के द्वारा यहाँ पर इस समय पर बनाया जा रहा था। एक तो ये चीज़ का निर्माण किया जा रहा था, दूसरी तरफ जो शासक हैं उनके माध्यम से सेकंड बेस पर हमें क्या देखने को मिलता है कि टेम्पल्स का निर्माण किया जा रहा था, मॉस्क का यानी मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा था, टैंक का यानी तालाबों का निर्माण किया जा रहा था, वेल यानी कुएं का, और अदर प्रकार के जो बाजार है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर करा करा करावान जो सराय हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 वर्ड है, यहाँ पर गैप नहीं दिया है तो ध्यान रखिएगा। कारवा, कारवा बेसिकली उसको कहते हैं जो बहुत सारे व्यापारियों का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने सामान को बेचने के लिए जाते हैं, तो उनको कारवा बोलते हैं, और सराय उसको बोलते हैं जहाँ पर वो लोग ठहरते थे। तो राजाओं के द्वारा कारवा जो सराय हैं उसका भी निर्माण किया गया, बाजारों का निर्माण किया गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण राजा और उनसे संबंधित व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता था, बल्कि कुछ धनाढ्य जो मर्चेंट्स हैं, व्यापारी हैं, उनके माध्यम से भी बड़े बड़े टेम्पल्स का निर्माण इस समय पर किया गया था। इसी के साथ साथ उन्होंने अपने लिए लार्ज मैंशंस यानी हवेलियों का भी निर्माण किया था। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में। ठीक है, तो ये पूरा
चैप्टर इसी के ऊपर यहाँ पर बेस्ड होगा। आइए हम डिटेल में इन सभी चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो अकबर है उसने क्या किया था, आगरे के फोर्ट का निर्माण किया था। इसके निर्माण के लिए हमें लगभग 2000 स्टोन कटर, 2000 सीमेंट लाइम मेकर और 8000 लेबर की यहाँ पर जरूरत पड़ी थी। ऐसा यहाँ पर हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं। अब इतने बड़े स्ट्रक्चर को बनाने के लिए राजा के पास आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा संसाधन रहा होगा, तब जाके उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया था। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस टाइम पर जो इंजीनियरिंग है और स्किल है और इसी के साथ कंस्ट्रक्शन है, किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, ये हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, ये पूरे जो बिल्डिंग है उन सभी के कंस्ट्रक्शन के लिए वो हमें अलग अलग देखने को मिलती है, अलग अलग स्थानों में। ठीक है, यहाँ पर अगर नॉर्थ इंडिया और स्पेसिफिकली दिल्ली और आगरा के क्षेत्र की हम बात करें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर क्या होता था, वुडन बीम का यूज़ किया जाता था और स्लैब का यूज़ किया जाता था स्टोन के, जिसके माध्यम से यहाँ पर चारों दीवारों का जो निर्माण है वह करके बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाता था। तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि बहुत सारे पत्थर के स्लैब हैं, उन पत्थर के स्लैब के माध्यम से एक के ऊपर एक रखा जाता है और इस तरह से बिल्डिंग बनाई जाती है। और इन बिल्डिंग को बनाने के लिए बेसिकली आप यहाँ पर एक चीज़ क्या देख रहे हो कि मेहराब नुमा आकृति बनाई जाती है। ये जो बेसिकली आकृति आप यहाँ पर देख रहे हो, गुंबद नुमा, मेहराब नुमा, इसको बेसिकली यहाँ पर स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हमें यहाँ पर नजर आता है कि इसी वुडन बीम के ऊपर बहुत सारे स्लेब रखे जाते थे, पत्थर के टुकड़े रखे जाते थे और उसके नीचे बहुत सारी चार दीवारें हमें देखने को मिलती हैं और इसी के माध्यम से चार बड़े रूम हमें देखने को मिलते हैं और इसी के साथ इलेबोरेट सुपर स्ट्रक्चर हुआ करते थे, उसमें भी इसी मेथड का यहाँ पर यूज किया जाता था। ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, आप लकड़ी के पटरों के ऊपर पत्थर के स्लैब को रख कर छत बना रहे हो तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड स्किल की भी ज़रूरत पड़ती थी। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है 7वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में हम क्या करते हैं, जो रूफ है, डोर्स है, विंडो है, वो बेसिकली इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल जो पैनल्स हैं और बीम्स हैं उनको रख करके उनके ऊपर वर्टिकल कॉलम्स लगाए जाते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो पूरा मेथड होता है, विधि होती है, इसको बोला जाता है ट्रेबिएट विधि। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्रेबिएट होता क्या है। तो नॉर्मल सी बात है, जब बीम के ऊपर, ठीक है, बीम के ऊपर बहुत सारे पत्थर को लगा लगा कर क्या किया जाए, रखा जाए, उसी को बेसिकली बोला जाता है ट्रेबिएट मेथड। ठीक है, और इसको कॉर्बेल्ड मेथड के नाम से भी जानता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर देख रहे हो एक के ऊपर एक बहुत सारे पत्थर लगे हुए हैं, स्लैब लगे हुए हैं। इस मेथड से जब घर बनाए जाते हैं तो इसको ट्रेबिएट या फिर कॉर्बेल्ड मेथड के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर ये जो मेथड है वो 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थी और इसी के द्वारा ही जो टेम्पल्स हैं, मॉस्क हैं और टॉम्ब है, उन सभी का निर्माण किया जाता था। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो स्टेप्ड वेल है, बाउली है, इसके प्रमुख एग्जाम्पल हमें नज़र आते हैं। अब बाउली क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक पूरा सुपर स्ट्रक्चर होता है, उस सुपर स्ट्रक्चर के नीचे आप यहाँ पर जाते जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, एक सीढ़ी नजर आएगी बहुत सारी। ठीक है, और ये जो सीढ़ी है वो आप यहाँ पर लास्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको पानी का एक बावड़ी मिलेगा। ठीक है, तो लोग यहाँ से आमतौर पर जो राजा रानियां हैं वो पानी भरा करते थे या फिर यहाँ पर एक प्रकार से स्नान और बाकी जो रिचुअल से संबंधित काम किया करते होंगे। तो ऐसी बावड़ियों का जो निर्माण है, जिसको यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, स्टेप्ड वेल बोला जा रहा है। ठीक है, और इसको बाउलीज बोला जाता है या फिर हिंदी में बावड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक बावड़ी का जो निर्माण है वो रानी की बावड़ी एक बिल्डिंग है, उसका नाम है, जिसका मतलब हो गया इंग्लिश के अंदर क्वींस स्टेप वेल। ठीक है, बूंदी राजस्थान के अंदर इसका जो निर्माण है वो हमें देखने को मिलता है और इसका जो निर्माण है वो 1699 में किया गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ रानी नाथवत
के माध्यम से यह जो निर्माण है किया गया था। और यह जो अनिरुद्ध सिंह है बूंदी के राजा, उनकी वाइफ हमें देखने को मिलती हैं। यानी बूंदी के राजा राजस्थान में शासन करते थे, अनिरुद्ध सिंह वहाँ के राजा थे और उनकी एक वाइफ थी रानी नाथवत। उनके माध्यम से यहाँ पर एक स्टेप्ड वेल यानी बावड़ी का निर्माण किया गया था और इस बावड़ी को रानी की बावड़ी या फिर क्वींस स्टेप वेल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें शुरुआत में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो कि किस तरह से कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कॉरबेल्ट टेक्निक के द्वारा बनाया गया कंस्ट्रक्ट किया हुआ एक बेसिकली बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो। ठीक है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ट्रेपिएट विधि भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया इस्लामिक आर्किटेक्चर का जो विकास है वो किस तरह से हुआ। अब यहाँ पर हिंदू आर्किटेक्चर को भी देख लेते हैं। हिंदू आर्किटेक्चर जैसा कुछ होता नहीं है या इस्लामिक आर्किटेक्चर जैसा कुछ होता नहीं है। बस बेसिकली क्या है, जिस रिलीजन के अंदर जिस प्रकार का टेक्निक ज़्यादातर प्रोमिनेंट हो जाती है, स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट हो जाता है, तो उसी को ही हम उस रिलीजन के बिहाफ पर जोड़ देते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये बेसिकली जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ प्योरली उसी रिलीजन में मिलता हो सकता है कि जो हिंदू या फिर जो टेम्पल के अंदर बनाए जाने वाले स्ट्रक्चर हैं वो अदर इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर में यूज किए जाते हों और इस्लामिक आर्किटेक्चर के भी कुछ पार्ट क्या है हिंदू आर्किटेक्चर के अंदर यूज कर लिए जाते थे उस टाइम के अंदर। ठीक है, आगे हम इसको चीज डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर या हिंदू आर्किटेक्चर के अंदर हमें अर्ली 14th या 11th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, अर्ली 11th सेंचुरी के अंदर हमें देखने को मिलता है इस प्रकार के बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, और ये जो बड़े मंदिर हैं इंडिया में, चलिए लिखा नहीं है फिर भी आपको यहाँ पर बता देते हैं कि इंडिया के अंदर जो मंदिर बेसिकली यहाँ पर बनाए जाते थे इंडिया में, वो 3 तरह के देखने को मिलते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडिया के अंदर जाओगे तो बेसिकली आपको यहाँ पर नागर शैली देखने को मिलेगी। फिर इसी के साथ अगर आप साउथ इंडिया के अंदर आओगे, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर आओगे तो आपको यहाँ पर द्रविड़ शैली देखने को मिलेगी। ये जिस तरह से टेम्पल बनाए जाते थे उसका यहाँ पर नाम है। इसी के तरह अगर आप मिडल पार्ट ऑफ इंडिया में जाओगे कर्नाटक के आसपास, तो वहां पर बेसिकली आपको यहाँ पर वेसर शैली देखने को मिलेगी और इस वेसर शैली को कर्नाटक आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अर्ली 11th सेंचुरी के अंदर भी बेसिकली टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ही ऊपर लेवल पर हमें देखने को मिलता है। इसके सबसे प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं कंदरिया का महादेव मंदिर और इसी के साथ साथ यहाँ पर खजुराहो के अंदर पूरा का पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर हमें बाकी चीजें देखने को मिलती हैं कि ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है वह शिव मंदिर से एसोसिएटेड है। ठीक है, भगवान शिव से एसोसिएटेड है। इसका निर्माण 999 में ये धंगदेव के द्वारा किया गया था, जो कि चंदेल डायनेस्टी के एक प्रमुख शासक थे। तो ध्यान रखिएगा, चंदेल डायनेस्टी के एक प्रमुख शासक धंगदेव, इन्होंने 999 में शिव के स्तुति के लिए या शिव का मंदिर बनवाया जिसका नाम है कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक है, इसी के साथ अगर आप इस मंदिर को ध्यान से देखोगे तो कितने बारीक यहाँ पर नक्काशी की गई है। इसके अंदर ऑर्नामेंटेड गेटवे बनाया गया है। साथियों, ये जो पूरा मंदिर आप देख रहे हो, ये पूरा स्ट्रक्चर इस प्रकार से इस मंदिर का हमें नजर आता है। तो यहाँ पर ये जो एंट्री है, सबसे पहले आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, सीढ़ियों के तुरंत बाद आपको यहाँ पर एक एंट्री गेट मिलेगा और एंट्री गेट पर इसमें यहाँ पर गेटवे बनाया है यानी तोरण द्वार बनाया गया है और ये जो तोरण द्वार है इसको बहुत बारीक नक्काशी से सजाया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आगे चल के यहाँ पर मेन हॉल देखने को मिलता है। मेन हॉल का मतलब होता है ये हो गया मंडप और फिर उसके आगे आप यहाँ पर जाओगे मेन हॉल नजर आएगा, ये है महामंडप। और महामंडप के अंदर बेसिकली क्या होता है, पूजा अर्चना और जो भजन वगैरह है वो गाया जाता है। इसी के साथ साथ यहाँ
पर एक स्थान देखने को मिलता है जहां पर चीफ डेटी या जो मुख्य देवी देवता है उनका स्थान होता है। और ये स्थान आप यहाँ पर देख रहे हो, पर्टिकुलर इस स्थान पर यहाँ पर क्या होता है कि जो मुख्य देवी देवता है उनको स्थापित किया जाता था। और ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। और इसके चारों ओर जो आप यहाँ पर सर्कुलर एरिया में बेसिकली खाली जगह देख रहे हो, इसको प्रदक्षिणा पथ बोला जाता था। तो ये टेम्पल आर्किटेक्चर के अंदर ये चीजों को ध्यान रखना कि कहाँ वाले पोर्शन को क्या बोला जाता था। हमने देखा सबसे पहले स्टेप्ड स्टेयर्स, फिर उसके बाद गेटवे, जिसको इसी के साथ साथ यहाँ पर मंडप, महामंडप, महामंडप के बाद यहाँ पर गर्भगृह, गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। स्पेसिफिकली यहाँ पर बात हो रही है कंदरिया महादेव मंदिर की। और इस तरह का स्ट्रक्चर हमें ज्यादातर जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। इसी के साथ ही इसका टेम्पल आर्किटेक्चर का 11वीं सेंचुरी में सबसे प्रमुख उदाहरण देखने को मिलता है खजुराहो का टेम्पल कॉम्प्लेक्स। अब देखो, कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा इलाका है, इस इलाके के अंदर बहुत सारे मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रॉयल टेम्पल्स का निर्माण किया हुआ है। यहाँ पर कॉमनर्स वर नॉट अलाउड, ठीक है, और जहाँ पर क्या है साधारण लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। और इसी तरह का एक मंदिर है राज राजेश्वर टेम्पल, ठीक है, जो कि तंजावुर के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इस मंदिर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका जो शिखर है वो उस समय का सबसे टॉलेस्ट शिखर था। ठीक है, शिखर बेसिकली यहाँ पर जो बेसिकली यहाँ पर ये बेसिकली जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर जो ऊपर उठी हुई संरचना होती है, ये वाली जो संरचना होती है, इसी को ही बेसिकली बोला जाता है क्या बोलते हैं, शिखर बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है, शिखर बोला जाता है। और इस शिखर, टॉलेस्ट शिखर होने के साथ इसकी एक और बात है कि इसके ऊपर क्या है 90 टन का यानी 900 किलो के आसपास का यहाँ पर आप देख रहे हो एक बड़ा सा पत्थर रखा गया है। अब सोचो 100 किलो का पत्थर उठाने के लिए भी हमें हाथी और इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वहीं पर ये बेसिकली 90-100 किलो का, ठीक है, यानी 90-100 कितना होता है आप सोच सकते हो। उतने भारी वजन का जो पत्थर है वो इसके ऊपर इस्टेब्लिश्ड किया गया है। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर इसको इस्टेब्लिश करने के लिए अब बात हमारे एक बार जहन में आना चाहिए कि किस तरह से इतने बड़े पत्थर को यहाँ पर इस मंदिर के टॉप पर लेकर जाया गया होगा। तो बेसिकली हमें कुछ प्रमाण मिलते हैं। वो प्रमाण क्या मिलता है कि इस तरह के बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं, ठीक है, बोल्डर्स यानी बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं, उसको यहाँ पर इस तरह से पहुंचाया गया होगा कि यहाँ पर एक बड़ा सा रैंप बनाया होगा। रैंप मतलब आप सभी समझते हो, चीजों को जो लुढ़का करके फिर यहाँ पर लेकर जाया जाता होगा और फिर यहाँ पर इसको लास्ट में यहाँ पर प्लेस किया गया होगा, यहाँ पर स्थापित किया गया होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें प्रमाण मिलता है कि ये जो रैंप बनाया गया था वो 4 किलोमीटर तक का रैंप यहाँ पर था। यानी इसकी ऊंचाई के भी यहाँ पर देखोगे तो इतना बड़ा रैंप बनाया गया था यहाँ तक पूरा पत्थर पहुंचाने के लिए, जो कि हमें 400 किलोमीटर तक का देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इसका प्रमाण हमें इस आधार पर भी मिलता है कि आज भी यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो बेसिकली क्या है, इस मंदिर को चरुपल्लम के नाम से जानते हैं। और चरुपल्लम का बेसिकली मतलब ये होता है इंक्लाइंड यानी झुका हुआ। ठीक है, विलेज ऑफ द इंक्लाइंड। ठीक है, अब विलेज ऑफ द इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि इस मंदिर को मान लीजिए ये इतना सा मंदिर है। ठीक है, ये जो आप ऊपर स्ट्रक्चर देख रहे हो, मान लीजिए ये इतना सा स्ट्रक्चर है, पूरा मंदिर था। ये बनाने यहाँ पर एक बॉर्डर लगाना था और इस बॉर्डर को लगाने के लिए पता है क्या, इतना 4 किलोमीटर तक के एरिया पे क्या किया गया था, एक सपाट स्ट्रक्चर बनाया गया था। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर। अब नॉर्मल सी बात है, सपाट स्ट्रक्चर इस वजह से बनाया गया होगा कि मान लीजिए पत्थर को अगर आप यहाँ पर चलिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर पत्थर को आप इतने पे लुढ़काओगे, ठीक है, इतने भारी इंक्लिनेशन पर लुढ़काओगे तो पत्थर
लुढ़क के क्या है वो नीचे आ जाएगा बार बार। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, एकदम सपाट लाइन बनाने के लिए इन्होंने 4 किलोमीटर तक का एरिया यहाँ पर कवर किया और फिर इस तरह से जो पत्थर है उसको क्या किया, आगे लुढ़काते हुए लेके गए और लास्ट में फिर उसको क्या है मंदिर के ऊपर प्लेस किया था। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जितना भी विलेज था ना, ये वाला पूरा का पूरा विलेज, इसी वजह से ये जो विलेज है आप देखोगे हल्का सा इंक्लाइंड एरिया पर बना हुआ है, यानी झुका हुआ है, टिल्टेड है। तो इसी वजह से विलेज ऑफ इंक्लाइन के नाम से इस मंदिर के आसपास के रीजन को जाना जाता है और यहाँ के लोग आज भी इस मंदिर को या इस पूरे विलेज को चरुपल्लम के नाम से जाना जाता है। चरुपल्लम का मतलब ही है इंक्लाइंड एरिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरा आर्किटेक्चर ऊपर देख लिया डिटेल में। अब यहाँ पर की फैक्ट है, आइए देख लेते हैं। तो मंदिर के बाद अब यहाँ पर 2 टेक्नोलॉजीज एंड स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट आर नोटिसेबल फ्रॉम द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के अंदर 2 प्रकार के जो स्टाइल हैं वो प्रमुख रूप से हमें नजर आते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे, द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर आर अबव द डोर्स विंडो वॉज समटाइम्स कैरिड बाय द आर्क। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो विंडो है, विंडो के साथ साथ जो खिड़कियां हैं उसके ऊपर क्या किया जाता था, इस प्रकार का आर्क बनाया जाता था। ठीक है, आर्क आप जानते हो सी शेप में क्या है एक आकृति होती है। अब यहाँ पर क्या है, आर्क शेप में बनाया जाता है जो बिल्डिंग्स हैं। एक ये मेथड हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया या स्टाइल हो गया, और दूसरा यहाँ पर हमें एक मेथड देखने को मिलता है लाइमस्टोन सीमेंट के माध्यम से। यहाँ पर क्या किया जाता है, स्टोन चिप्स को लगाया जाता है मंदिरों के, नॉट मंदिरों के ऊपर, कोई भी बिल्डिंग है उसके ऊपर। और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो सेकंड इमेज में। ठीक है, तो पहला उदाहरण आपको देखने को मिल गया जिसके अंदर ट्रू आर्क देखने को मिल रहा है। ट्रू आर्क बेसिकली इस आधार पर है कि यहाँ पर जो पत्थर लगाए गए हैं वो आपस में क्या है, एक दूसरे को प्रेशर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक दूसरे पत्थर को जब कोई प्रेशर कर रहा है तो सारा का सारा प्रेशर किस पे आ गया, ये जो बीच में स्टोन है इसके ऊपर। तो की, इसी वजह से इसको की स्टोन के नाम से जाना जा रहा है। एक तो सारा बाहर इसके ऊपर आ गया। अब दूसरी बात समझिए, अब इसके ऊपर जो बाकी बिल्डिंग का प्रेशर है, यानी ये पूरी दीवार है, इसका प्रेशर क्या है, यहाँ पर पड़ रहा है। और यहाँ ये वाला जो पत्थर है ये अपना प्रेशर किसको डिवाइड कर दे रहा है, इसको। ये वाला पत्थर इसको अपना प्रेशर इसको डिवाइड कर दे रहा है। तो इस तरीके से सारा जो प्रेशर है वो अल्टीमेटली कहाँ पर आ जाता है, ये वाले पोर्शन पे। अल्टीमेटली सारा प्रेशर कहाँ जाता है, ये वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो इस तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी और नए नए मेथड का यहाँ पर यूज किया जा रहा था बिल्डिंग को बनाने में, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो पाए। ठीक है, यानी ऊपर का जितना भी लोड है वो किसके ऊपर आ रहा है, ये पत्थर पे। ये पत्थर ने क्या किया, अपना लोड इसको दे दिया। इसने अपना लोड क्या किया, ये लास्ट में ये जो नीचे वाला पत्थर है इसको दे दिया। और ये पत्थर क्या है, एक प्रकार से बड़ा इस तरह से पिलर के रूप में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था, पहला हमने देख लिया। और यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरा मेथड, लाइमस्टोन सीमेंट मेथड। इसके अंदर बेसिकली आप, ये वाला मेथड तो था ही, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हो लाइमस्टोन का यूज किया गया है और सीमेंट का यूज किया है इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने में। और ये ट्रू आर्क वाला ये वाला मेथड है, इसके अंदर हम पत्थरों का यूज किया करते थे। ठीक है, और यहाँ पर लाइमस्टोन और सीमेंट का यूज किया करते थे। ठीक है, और इसी के माध्यम से बेसिकली जो चिप्ड स्टोन है उनको उनको बेसिकली पीसा जाता था, फिर बनाया जाता था, फिर उसका मिक्सचर का यूज किया जाता था। ठीक है, ताकि क्या है, जो बिल्डिंग है वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी रहे। इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है अलाई दरवाजा, जो कि हमें दिल्ली के कुतुब मीनार के अंदर अवस्थित है। ठीक है, कुतुब मीनार के अगर आप पास में जाओगे तो इस तरह से आपको ऐसे अलाई दरवाजा के ऊपर ऐसा गेट नजर आएगा। इसी के साथ साथ ये जो अलाई दरवाजा है वह कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के अंदर हमें देखने को मिलता है। मैंने आपको यहाँ पर कुतुब मीनार बोला, इसका मतलब ये है कि कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर में, यानी उसी के परिसर में ये बिल्डिंग स्थित है, जिसका नाम है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हमने देख लिया। आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो कि उस समय जो लोग हैं वो किस तरह से बिल्डिंग बनाया करते थे। जैसे कि ये बेसिकली
लकड़ी के स्लैब लगाए हैं, जिससे क्या है उसको बेसिकली क्या है प्रोटेक्ट किया है, या ऊपर के स्ट्रक्चर को अभी के लिए सपोर्ट दिया गया है। यहाँ पर इस तरह से सीढ़ियों के माध्यम से जो मटेरियल है वो पहुंचाया जाता था। यहाँ पर आप लोगों को देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो तैयार कर रहे हैं, यानी जो स्टोन है, बोल्डर है, उसको पीस रहे हैं और बाकी चीज़ों को कर रहे हैं। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो। इसी के साथ अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ से। वो क्या है, बिल्डिंग टेम्पल्स एंड मॉस्क एंड टैंक्स। साथियों, इस टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स का, टेम्पल्स का, मॉस्क का और टैंक का निर्माण किया जाता है। अब ये जो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर्स हैं, ये आमतौर पर प्लेस ऑफ वर्शिप हुआ करते थे और इनको संरक्षण प्रदान किया जाता था शासकों के माध्यम से। इसका एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है राजराजेश्वर टेम्पल। ठीक है, अब राजराजेश्वर जो टेम्पल है उसका जो निर्माण है वो राज राजदेव के माध्यम से किया था। अब राज राजदेव ने जो टेम्पल बनाया था राजराजेश्वर, वह बेसिकली जो भगवान है राजराजेश्वरम, ठीक है, उनके ऊपर या उनके लिए ये टेम्पल बनवाया था। तो आप यहाँ पर सोच सकते हो कि जो राजा है वो बेसिकली भगवान के नाम को भी यूज किया करता था या अडॉप्ट किया करता था अपने जो शासन है उसकी वैधता को प्रदान करने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो राजा है वो अपने आप को ईश्वर के तुल्य यहाँ पर प्रदर्शित करने की कोशिश किया करता था। ये चीजें हमें नजर आती हैं इस बिहाफ पर, क्योंकि ये जो मंदिर हुआ करते थे, इन मंदिरों के अंदर बेसिकली जो अदर छोटे छोटे डेटीज हैं, ठीक है, छोटे छोटे डेटीज का मतलब जो मुख्य देवता है, मुख्य देवता के साथ अन्य देवताओं की भी छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। ये देवी और जो गॉडेसेस हैं, देव गॉड यानी देव और गॉडेसेस यानी देवियों का जो निर्माण है वो बेसिकली अलाइट और जो सबॉर्डिनेट बेसिकली देवी या देवता के रूप में किया जाता था। और यहाँ तक कि जो राजा है, कभी कभी उसकी भी मूर्ति लगाई जाती थी एज अ ईश्वर के रूप में वहां पर दर्शाने के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें नजर आता है कि यहाँ पर राजा यह चीज दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर एक पूरे वर्ल्ड के समान है और इस वर्ल्ड के अंदर ये प्रमुख देवता हैं जो इस पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। और इस वर्ल्ड के अंदर जो रूलर है यानी शासक है, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक की कॉन्सेप्ट बताया कि जो राजा है वो अपने आप को देवता के तुल्य प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से अब हम बात करते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो मुस्लिम सुल्तान्स हैं, उन्होंने बेसिकली और जो बादशाह हैं, उन्होंने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि वह बेसिकली ईश्वर के अवतार है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हिंदू राजा क्लेम करते थे कि ईश्वर ने उनको भेजा है उनके अवतार के रूप में, बल्कि क्या है, मुस्लिम जो एक प्रकार से रूलर्स हैं उनके बीच में एक कॉन्सेप्ट चला करता था, शैडो ऑफ द गॉड। ठीक है, यानी जिल्ले अल्लाह। तो जिल्ले अल्लाह के अंतर्गत ये होता था कि वह अपने आप को अल्लाह नहीं बोलते थे, बल्कि अल्लाह का जिल्ले बोलते थे, यानी अल्लाह की परछाई बोला करते थे। और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने को मिलता है कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क के अंदर, जहाँ पर क्या है कि बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी है, वो अपने आप को बेसिकली क्या है, राजा के रूप में दर्शा रहा है। ठीक है, बिकॉज ही हैड क्वालिटी ऑफ मोजेस एंड सोलेमन। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क के अंदर अपने आप को दर्शा रहा है जिल्ले अल्लाह के रूप में, यानी शैडो ऑफ द गॉड के रूप में। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी को किसने भेजा है? गॉड ने भेजा है बेसिकली अपनी परछाई बनाकर। और यहाँ पर जैसे पहले के टाइम में मोसेस थे, सोलोमन थे, उसी तरह क्या है, अलाउद्दीन खिलजी भी क्या है, ईश्वर की परछाई है। इस तरह से बेसिकली हमें इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर जो गॉड्स हैं, उन गॉड नहीं, अल्लाह है, उनका रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। साथियों, आप यहाँ पर इमेज के अंदर देख सकते हो, जामा मस्जिद का यह इमेज है। ठीक है, जो कि शाहजहानाबाद के अंदर निर्मित किया गया है, जो कि आज दिल्ली में पड़ता है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो राजा है वो आमतौर पर ये चाहते थे कि उनको कोई ना कोई जो मॉरल राइट है वो प्रदान किया जाए, ताकि वह जो अपने रूल है लोगों के ऊपर स्थापित कर सकें।
और इसके लिए वो बहुत तरह के मेथड का भी यूज़ किया करते थे। उदाहरण के लिए चलिए एक बार कुछ बॉक्सेस हैं वो छूट गए हैं, आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो। यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर यहाँ पर हमें नज़र आता है कि यहाँ पर शिखर के बारे में बताया है कि राजराजेश्वर के जो टेम्पल है उसका शिखर क्या है, वो ज़्यादा बड़ा है कंदरिया महादेव के टेम्पल के शिखर के मुकाबले। ठीक है, और इस तरह से बाकी चीज़ों को आप यहाँ पर देख सकते हो। अब अकबरनामा के अंदर यह एक पेंटिंग है जो कि आगरा फोर्ट का जब निर्माण हो रहा था तो उसका यहाँ पर इमेज बनाया गया है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है अगला यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट कि मुगल एम्परर जो शाहजहां हैं वो बेसिकली उनके क्रॉनिकल ने डिक्लेयर किया था कि वह क्या है, आर्किटेक्ट है, रूलर वाज द आर्किटेक्ट, वर्कशॉप ऑफ द एम्पायर एंड रिलीजन। बेसिकली क्या है, उनके जो शाहजहां है उसका बखान यहाँ पर कर रहे हैं कि शाहजहां ने इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया है। उदाहरण के लिए ये जामा मस्जिद को आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि राजा आमतौर पर क्या करते थे, इस प्रकार से पैट्रोनेज भी प्रोवाइड कराया करते थे, एक तरह से पॉलिटिकल पावर प्राप्त करने के लिए। किसको पैट्रोनेज प्रोवाइड कराया करते थे? जो लर्न स्पिरिचुअल गुरु होते हैं उनको, जो पवित्र लोग होते हैं उन सभी को। ठीक है, पायस जो होते हैं, पवित्र होते हैं, उन सभी को। इसी के साथ साथ उन्होंने कैपिटल सिटी, और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने ये पूरा का पूरा अपना जो कैपिटल होता है और सिटीज होती है उनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, एक प्रकार से कल्चरल सेंटर के रूप में। एक तो पॉलिटिकल सेंटर तो है ही, लेकिन अपनी राजधानियों को वो कल्चरली ही भी क्या करते थे, प्रमोट करने की कोशिश किया करते थे। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी चीज़ों को आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में पर्शियन में एक टर्म आता है जिसका नाम है आबाद। ठीक है, और आबाद आप सभी समझते हो, आबाद रहो फलो फूलो, ये आपने बार बार शब्द सुना होगा। तो आबाद का मतलब है कि फलना फूलना या फिर पॉपुलेटेड और प्रोस्पेरस। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, आबाद शब्द का मतलब है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आमतौर पर क्या होता था, राजा जब मंदिरों का निर्माण कराया करते थे तो यहाँ पर क्या है, जल कुंड का भी निर्माण करवाया करते थे। यहाँ पर प्रीसियस वाटर जो होता था उसको अवेलेबल कराने के लिए जो टैंक है और रिजर्वायर है उसका भी निर्माण करते थे। अब ये हिंदू राजा भी करते थे, मुस्लिम राजा भी किया करते थे, और यहाँ तक कि जो सिखिज्म है उसके अंदर भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमें हरिमंदर सिंह साहिब जो है, यानी जो गोल्डन टेम्पल है, उसके अंदर एक अमृतसर सरोवर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ इल्तुतमिश ने भी एक ऐसे ही प्रकार के सरोवर का निर्माण किया था, हौज ए सुल्तानी जिसको बोला जाता है, यानी किंग का रिजर्वॉयर, जो कि हमें दिल्ली ए कुन्ना के अंदर देखने को मिलता है। दिल्ली ए कुन्ना यानी दिल्ली के पास में ही, यमुना नदी के पास में ही एक एरिया है, उसी को बेसिकली क्या दिल्ली ए कुन्हा के नाम से जाना जाता था। तो देखा आपने, यहाँ पर राजाओं के माध्यम से धार्मिक स्थलों का निर्माण करने के साथ साथ पैट्रोनेज प्रोवाइड किया जाता था, रिजर्वोयर्स टैंक्स का निर्माण किया जाता था, और इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कुछ रिजर्वायर टैंक्स ऐसे भी हुआ करते थे जो छोटे और बड़े हुआ करते थे, और वो साधारण लोगों के लिए भी हुआ करते थे। ठीक है, और ये बेसिकली आमतौर पर जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, उन सभी का पार्ट हुआ करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा ऊपर का पोर्शन खत्म हो गया। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की, वाई वर टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉय। साथियों देखो, बेसिकली आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, टेम्पल्स का जो निर्माण है, because kings built temples to demonstrate their devotion to gods and their power and wealth। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो राजा है वो आमतौर पर मंदिरों का जो निर्माण है वह इसलिए बनाया करते थे या इसलिए निर्मित किया करते थे ताकि वह अपनी ईश्वर के प्रति जो भक्ति है उसको दर्शा सके, और अपनी जो पावर है कि उसके पास बहुत सारा पावर है, वेल्थ है, पैसा है, वो दर्शाने के लिए आमतौर पर इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जाता था। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें नजर आता है
कि यही रीजन है कि जब एक राजा दूसरे राजा के ऊपर आक्रमण करता था तो वहां पर क्या किया जाता था कि उसकी सबसे जो कीमती चीज हुआ करती थी उसके ऊपर अटैक करना ज्यादा बेसिकली ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। और किसी भी राजा के लिए उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और पवित्र चीज हुआ करती थी वो थी टेम्पल। तो यही रीजन है कि जब राजा दूसरे राजा के ऊपर अटैक किया करते थे तो सबसे पहला जो अटैक होता था या सबसे मेजर अटैक है वो हमें मंदिरों के ऊपर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो हमें नजर आता है 9th सेंचुरी के अंदर। ठीक है, 9th सेंचुरी के अंदर हमें देखने को मिलता है पांड्य शासक थे। पांड्य शासक का नाम था श्रीमरा। ठीक है, श्रीमर शासक थे, श्री वल्लभ। उन्होंने बेसिकली क्या किया, श्रीमर श्री वल्लभ इनका पूरा नाम था, पांड्य शासक थे। इन्होंने जो श्रीलंका है उसके ऊपर अटैक किया। यहाँ पर बात हो रही है तमिलनाडु जो रीजन है वहां पर पांड्य शासन किया करते थे। वहां पर से उन्होंने क्या किया, श्रीलंका के ऊपर अटैक किया। और श्रीलंका के ऊपर जो शासन किया करते थे सेन प्रथम थे। ठीक है, अब सेन प्रथम के ऊपर जब उन्होंने आक्रमण किया तो उन्होंने क्या किया, जितने भी बुद्धिस्ट मोंग थे और उनके जितने भी क्रॉनिकल्स थे, ठीक है, यहाँ पर धम्मकित्ती नोट्स थे, ठीक है, उन सभी को बेसिकली क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। बेसिकली बुद्ध है, बुद्धिस्ट मोंक हैं और उनकी जितनी भी किताबें हैं उन सभी को नष्ट किया। और उनको नष्ट करने के साथ साथ यहाँ पर एक बुद्ध की ना सोने की प्रतिमा रखी हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक बुद्ध की सोने की प्रतिमा यानी इमेज रखी हुई थी। और इस इमेज को वो कहाँ लेके चले गए, चोल साम्राज्य बेसिकली पांड्य राज्य अपने राज्य में लेकर चले गए। ठीक है, तो बाद के समय में क्या होता है कि श्रीलंका के शासक, जब अगले शासक आते हैं सेन द्वितीय, ठीक है, तो उन्होंने पांड्य शासकों से बदला लेने के लिए एक सेना बनाई। सेना का निर्माण करके उन्होंने मदुरई पे दोबारा अटैक किया। और दोबारा अटैक करने के बाद यहाँ पर देखने वाली बात थी कि उन्होंने स्पेसिफिकली फोकस किया, स्पेशल एफर्ट ये डाले कि उनका जो गोल्डन स्टैचू है महात्मा बुद्ध की उसको ढूंढा जाए और उसको ढूंढ करके वापस लाया जाए। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मंदिरों के ऊपर अटैक क्यों किया जाता था, दूसरे के प्राइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही राजा किया करते थे। हमें देखने को मिलता है कि अशोक का टाइम आप सभी को ध्यान में होगा। अशोक ने जब कलिंग के ऊपर बेसिकली नंद वंश के टाइम पे भी हमें देखने को मिलता है कि घनानंद के टाइम पे जब उसने कलिंग के आसपास वाले इलाके के ऊपर अटैक किया था तो वहां पे बुद्ध की प्रतिमा अपने साथ लेकर आ गया था। ठीक है, बाद में जो कलिंग के राजा थे खारवेल, उन्होंने दोबारा से जो मगध है उसके ऊपर अटैक किया, फिर महात्मा बुद्ध की मूर्ति को वापस उड़ीसा लेकर वो आए। इसी तरह और भी बहुत सारे उदाहरण हमें हिस्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं, चाहे वो हमें मध्यकाल हो या फिर प्राचीन काल हो, हर समय पे हमें ये चीज देखने को मिलती है कि राजा दूसरे क्षेत्रों के मंदिरों पर अटैक करते थे और उनकी मूर्तियों को नष्ट करने का बेसिक यहाँ पर उद्देश्य हुआ करता था। इसी तरह का हमें सिमिलर उदाहरण हमें अर्ली 11th सेंचुरी के अंदर भी देखने को मिलता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि चोल किंग राजेंद्र प्रथम है, उसने शिव टेम्पल का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि बहुत जो महत्वपूर्ण है स्टैचू है, मूर्ति है, उसका भी यहाँ पर निर्माण किया। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सन पेडेस्ट्रल फ्रॉम चालुक्य। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। सिमिलरली इन द अर्ली 11th century when the Chola king Rajendra first built Shiva temple in the capital of, he filled it with prized statue seized from the डिफीटेड रूलर्स। बेसिकली यहाँ पर चोल किंग ने, राजेंद्र प्रथम ने शिव टेम्पल का निर्माण करवाया। और शिव टेम्पल का निर्माण करने के बाद उसने उन सारी मूर्तियों को अपने इस मंदिर के अंदर स्थापित करवाया जिन जिन शासकों से चुरा करके या फिर उनके ऊपर आक्रमण करके वो लेकर आया था। ठीक है, तो प्राइज्ड जो स्टैचू है, जिन जिन के ऊपर आक्रमण करके वो मूर्तियों को लेकर आया था, उन सभी मूर्तियों को उसने क्या है इस पर्टिकुलर स्थान पर स्थापित किया।
स्थापित करवाया। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है अ सन पेडेस्टल फ्रॉम द चालुक्यास, अ गणेशा स्टैचू एंड सेवरल स्टैचू ऑफ दुर्गा एंड नंदी। ठीक है, तो यहाँ पर स्टैचूज के नाम बताए गए हैं कि सन टेम्पल का एक मंदिर था, उसकी एक मूर्ति थी, गणेश भगवान की एक मूर्ति थी, इसी के साथ दुर्गा की और नंदी की, इसी के साथ साथ भैरव की मूर्ति की, इसी के साथ काली माता की एक मूर्ति, जो कि बेसिक भैरवी की जो मूर्ति है वो बेसिकली कलिंग उड़ीसा से वो लेकर आया था। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी मूर्तियों को वो यहाँ पर क्या है अपने शिव टेम्पल के अंदर इस्टेब्लिश करता है, और जो कि क्या है अलग अलग क्षेत्रों से जीत कर लाया था। काली जो मूर्ति है, काली माता की मूर्ति है, वो बेसिकली पाल शासक थे बंगाल के, उनको हरा करके वो लेकर आया था। तो यहाँ पर आप दूसरा उदाहरण देख सकते हो। सेम इसी तरह जैसे हमने यहाँ पर 3 उदाहरण देखे, और तीनों का उदाहरण आपको याद रखना जरूरी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पहला उदाहरण है कि यहाँ पर क्या है, पांड्य शासक श्रीमन श्रीवल्लभ का श्रीलंका के ऊपर जो सेन प्रथम है उसके ऊपर अटैक करके लेकर आया था। इसी के साथ यहाँ पर चोल किंग राजेंद्र प्रथम के माध्यम से जो शिव टेम्पल है उसके अंदर अलग अलग जगह से लाई गई मूर्तियों को स्थापित किया। और तीसरा हमें उदाहरण देखने को मिलता है महमूद गजनवी का, और ये क्या है मध्यकालीन इतिहास में बेसिकली सबसे प्रमुख उदाहरण देखने को मिलता है, जो कि राजेंद्र प्रथम जो शासक थे उन्हीं के टाइम पर हमें देखने को मिलता है। इसने बड़े बड़े मंदिरों के ऊपर अटैक किया, स्पेसिफिकली जो सोमनाथ है उसके ऊपर अटैक किया, और वहां पर जितनी भी मूर्तियां हैं उनके नष्ट करने का बेसिक यहाँ पर उसने प्रयास किया। ठीक है, और बहुत सारी मूर्तियों को उसने नष्ट भी किया, और यही रीजन है कि इसको हीरो ऑफ द इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है। अब नॉर्मल सी बात है, ये जो सुल्तान महमूद है, ठीक है, गजनवी है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट शासक नहीं था। अब अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ाने के लिए, कुछ लोगों के बीच में अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए उसने क्या किया, जो हिंदू मंदिर हैं उन सभी के ऊपर अटैक किया था। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर पॉलिटिकल और कल्चरल और मिडल एज के मोस्ट ऑफ द रूलर हमें देखने को मिलते हैं कि इस प्रकार से अपनी माइट यानी अपनी ताकत को दर्शाने के लिए, अपना मिलिट्री सक्सेस को दर्शाने के लिए वह दूसरे देशों के ऊपर अटैक किया करते थे, लूट और प्लंडिंग किया करते थे, और जो वर्शिप होने वाले जो मंदिर हुआ करते थे या फिर एक प्रकार से मूर्तियां हुआ करते थे उनको लेकर आया करते थे। तो ये एक कॉमन फिनोमेना नजर आता है मध्यकाल में हमको। ठीक है, तो ये चीजें हमने अब यहाँ पर डिटेल में देख ली। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं साथियों, अभी यहाँ पर कुछ पोर्शन रह गए हैं। ये जो आगे आने वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो साथियों जो नेक्स्ट वीडियो है उसको आप जरूर देखिएगा, जिसके अंदर हम जो गार्डनर्स हैं, टॉम्ब है, फोर्ट है, इन सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो साथियों मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।